हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्र। आज हम लोग समांतर श्रेणी चैप्टर के अध्याय 5D का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये लेक्चर 1 हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, 11 तक। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर 2 स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से। तो आइए चलते हैं। तो 11 तक हम लोग कंप्लीट कर, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो चलिए आइए देखते हैं। और अगर आप लोगों को, या अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी नई वीडियो, नए चैप्टर की ज़रूरत है कि इस चैप्टर को आप सर पढ़ा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। अपना कोई क्वेरी हो, अपना कोई भी कुछ भी सजेशन हो, आप दे सकते हैं कि सर हमको इस चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो पहले शूट करके आपको यूट्यूब पर डाल दूँगा। जो भी चैप्टर को आपको पढ़ना हो, जो चैप्टर आपको टफ लग रहा हो, तो वो चैप्टर में पहले पढ़ा सकता हूँ। तो आइए चलते हैं, पहले इसको शूट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिद्ध करो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल क्या होता है, अचर होता है। तो मान लेते हैं कि माना किसी श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी हो तो देखो, तो अब लिखेंगे प्रारंभ से आरवां पद, इसको हम क्या बोलेंगे, टी आर। तो देखो, प्रारंभ से आरवां पद होता है ए प्लस, अब एन के जगह क्या लिखेंगे, एन के जगह लिखेंगे R-1 इंटू का डी, समीकरण 1। अब आदि, अंत से आरवां पद, इसको हम लोग टी आर डैश बोल देंगे। तो अंत से बोलेंगे तो जो प्रथम पद, शुरुआत से जो प्रथम पद का काम ए कर रहा है, अंत से प्रथम पद का काम करेगा, एल करेगा। एल यहाँ माइनस हो जाता है, R-1 इंटू डी हो जाएगा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टी आर प्लस टी आर डैश बराबर ए प्लस R-1 इंटू डी प्लस एल माइनस R-1 इंटू डी। ये वाला पोर्शन पूरा सेम है। इसका मतलब टी आर प्लस टी आर डैश बराबर सिर्फ क्या बचा, ए प्लस एल। पुनः अब चलते हैं, आदि और अंत का मतलब अगर आप लोग ना समझ पाए तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल एकदम फर्स्ट यहाँ लिखूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ हो जाए 7, यहाँ हो जाए 8, यहाँ हो जाए 9 और लास्ट में हो जाए क्या, 10। आदि और अंत का मतलब है
कि अगर पहला वाला और इधर सबसे लास्ट वाला, इन दोनों को जोड़ो। फिर क्या रखा है, इधर दूसरा वाला और इधर से जो दूसरा वाला, इन दोनों को अगर जोड़ो। इसी तरीके से क्या रखा है, जो तीसरा वाला और इधर से ये वाला, अगर इन दोनों को जोड़ो तो हर बार जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। सेम का मतलब क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो इसी तरीके से अब देखो, अब देखिए फिर से आगे चलते हैं। पुनः अब निकालते हैं प्रारंभ से r+1वां पद। तो TR+1 क्या हो जाएगा, A+R+-1 इंटू D। क्या लिखेंगे, अंत से r+1वां पद। तो क्या हो जाएगा, TR+1 डैश हो जाएगा बराबर A+R+1-1 इंटू D, +1 -1 +1 -1। अब देखो TR+1 डैश बराबर, दोनों को जोड़ो तो देखो क्या हो जाएगा, A+RD A-RD, ये वाला पोर्शन। अच्छा ये L होगा, ध्यान से देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ हटा दो। जब अंत से लिखेंगे तो प्रथम पद का ये काम करेगा, तो यहाँ का एक साइन आएगा माइनस का। ये क्या हो जाएगा, L। तो ध्यान से देखो, TR+1 डैश बराबर, यहाँ भी क्या बचा, A+L बचा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से पहला पद तो अंत से पहला पद दोनों का योग हमेशा अचर होगा। प्रारंभ से दूसरा पद और अंत से दूसरा पद का योग हमेशा क्या होगा, अचर होगा। तो देखो हमने प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब अंत से प्रारंभ से आरवां और अंत से आरवां का योग A+L ही आया। प्रारंभ से R+1वां पद और अंत से R+1वां पद का भी योग कितना आया, A+L आया। तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में आदि व अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। अगले पर चलते हैं। अगला क्या बोला, कितने पद के लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी का योग 78 हो। तो देखो SN का वैल्यू 78 दिया है। ये जो हमारी श्रेणी दे रखी है, अगर इससे प्रथम पद निकाले तो प्रथम पद का वैल्यू कितना है, 24। D का वैल्यू निकालो तो 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -3। तो देखो हम जानते हैं SN बराबर N/2 2A+N-1 इंटू D। ये कितना है, 78
n का वैल्यू नहीं पता। 2 इंटू ए 24, चौबीस दूना 48, माइनस का 3 n-1। अगर ये 2 का गुणा कर दो तो 2 अठे 16, 2 7 14, 1 15, इधर n बचा 48 माइनस का 3n प्लस का 3, 156n। 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 माइनस 3n। तो देखो क्या हो जाएगा, 156, 51n माइनस का 3n²। 3n² इधर आएगा तो प्लस का, 51n इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का क्या है 156। 3 और 156 गुणा कर दो तो एक फैक्टर तो 3 हो ही जाएगा। अब 156 का अगर मैं अलग से फैक्टर करूं तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 26, फिर 13, फिर 13 एक कम 13, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 दूना 18, तिरतिया 39, 4 3 12। इसका मतलब फैक्टर बन जाएगा 3n², 39 प्लस का 12n प्लस का 156 बराबर 0। ध्यान से देखो, 3n², 39n माइनस का 12n प्लस का 156 बराबर 0। 3n कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n माइनस कितना हो जाएगा 13। दोनों से क्या कॉमन है n माइनस 13, और यहाँ क्या कॉमन है 3s माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या लेंगे n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 13। आगे बढ़ेंगे, अगर n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे क्या आएगा 4, n का वैल्यू हो जाएगा 4। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो n का मान 13 भी हो सकता है और n का मान 4 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 13 नंबर में हमको श्रेणी दे रखा है, इसका मतलब 13 पदों का भी योगफल 78 आ सकता है और 4 पदों का योग भी क्या आएगा 78 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर बोला कि समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल। तो देखो S7 बराबर क्या दिया हुआ है 49। तो S7 का मतलब हुआ 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। अब देखो इधर 7 रहेगा, 2a प्लस ये हो जाएगा 6d बटे 2 लिखा रहने दो, बराबर का क्या हो जाएगा 49। ये हो जाएगा 7/2, ब्रैकेट से क्या कॉमन ले लो 2, तो यहाँ a प्लस कितने d बचेगा 3d बराबर 49। 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 से ये 49 कितनी बार में काट दो 7 बार में। इसका मतलब a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण क्या हो जाएगा
1। आगे ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, प्रथम 17 पदों का योगफल S17 बराबर दिया है 289। तो S17 का मतलब 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17/2, 2a प्लस 16d बराबर 289। दो कॉमन ले लो तो a प्लस 8d बराबर कितना है, 289। 2 से 2 कट गया, 17 से 289 काटो कितनी बार, 17 बार। इसका मतलब a प्लस 8d बराबर क्या आ गया, 17। तो प्रथम 7 पदों का योगफल से हमारा एक समीकरण a प्लस 3d बराबर 7 निकला, और प्रथम 17 पदों के योगफल से a प्लस 8d बराबर क्या निकला, 17 निकला। तो अब देखो क्या हो जाएगा, प्रथम n पदों का योगफल पूछा है, तो आगे अगर हम इसको हल करें तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस 3d बराबर 7 है, a प्लस 3d बराबर 7 है, a प्लस 8d बराबर 17 है, a प्लस 8d बराबर 17 है। माइनस माइनस माइनस, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 5d माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 जा 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। इसका मतलब आगे हल करेंगे तो a प्लस 6 बराबर 7, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है Sn, तो निकालते हैं। n पदों का योगफल क्या होता है, n/2। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू हमको नहीं पता, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है। तो Sn बराबर क्या आ गया, n स्क्वायर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 का ए देखो, अगर देखें तो 15 का ए बोला एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है। इसका मतलब हमको क्या दिया है, देखो Sn दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस n। अब देखो
बारी बारी से n का वैल्यू 1 या 2 रखते चले जाएंगे। तो n का वैल्यू 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, S1 आ जाएगा। तो यहाँ 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, 3 एकम 3 से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1। S1 का मतलब होता है एक पद का योगफल। एक पद का मतलब हुआ प्रथम पद का योगफल। तो यही S1 हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम पद भी कहलाएगा। इसको A बोलो, इसको T1 बोलो। यही सब का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी तरीके बारी से n बराबर क्या रखेंगे, लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर। तो देखो अगर n बराबर 2 रखेंगे तो S2 हो जाएगा। यहाँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। S2 का मतलब है ये कितने पदों का योगफल है, S2 का मतलब ये 2 पदों का योगफल है। देखो S2 का मतलब हुआ, S2 का मतलब हुआ T1 प्लस का T2। S2 कितना आया है, 10। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से देखोगे तो जो हमारा T1 का वैल्यू आया है वो कितना आया है, 2 आया है। अब देखो T1 का वैल्यू क्या है, 2, प्लस का यहाँ क्या लिखा हुआ है, T2। ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा T2। इसका मतलब 10 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 8। तो हमारा दूसरा पद कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है, पूछा है पहला पद क्या होगा। पहला पद इसका मतलब A का वैल्यू कितना आया है, 2 आ गया है। फिर क्या रखा, सार्वांतर निकालो D। तो सार्वांतर का मतलब होगा T2 माइनस T1। T2 आया है 8 और T1 आया है 2। 8 से 2 घटेगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ गया। तो एक आंसर हमारा ये वाला हो गया। और D का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अगले पर चलते हैं 15 का B। तो 15 नंबर का B बता दूंगा। अब देखिए 15 का B नंबर है, क्या रखा, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है। और यहाँ पर ये क्या है, ये हमको एक पेड़ दिख रहा होगा। क्या रखा, इन दोनों के बीच कितने आलू रखे हुए हैं, तो क्या रखा है 5 मीटर, शुरुआत में 5 मीटर की दूरी पर, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। तो आगे देखो पढ़ते हैं, क्या रखा, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। ये थोड़ा सा गलत लिख गया, निकटतम नहीं है, निकटतम होगा। निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये ज्ञात करवा रहा है। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब व्यक्ति यहाँ से चला और कहाँ तक गया, मान लेते हैं पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर, फिर दूसरा आलू यहाँ पर है, फिर तीसरा आलू यहाँ पर है। इस तरीके बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जब पहली आलू को जब उठाएगा तो 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर
वापस आएगा। तो कितने मीटर चलेगा टोटल? 10 मीटर। अब ध्यान से देखो, जब दूसरा आलू उठाएगा तो यहाँ से अब देखो क्या होगा, यहाँ से चलेगा दूसरे आलू तक, तो दूसरे आलू तक पहुँचेगा, उठाएगा और फिर यहाँ से वापस भागेगा और बाल्टी में आलू डालेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो 5 3 8 मीटर चला। इसका मतलब 8 मीटर आलू उठाने के लिए गया और 8 मीटर वापस आया। तो कितना चलेगा? 16। इसी तरीके तीसरा आलू अगर यहाँ से लेने जाएगा तो कितना चलेगा? यहाँ से यहाँ तक 5 5 3 8 8 3 11। इसका मतलब 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर क्या करेगा? वापस आएगा व्यक्ति। इसका मतलब आगे चलते हैं अगले पर। अब देखो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे फर्स्ट आलू को उठाने में चली गई कुल दूरी। इसका मतलब पहली आलू के लिए 5 मीटर आलू के पास गया, आलू उठाकर फिर 5 मीटर बाल्टी तक आया। इसका मतलब कुल कितने मीटर चलेगा? 10 मीटर। सेकंड आलू की बात करें, सेकंड आलू को उठाने में तय की गई दूरी। इसका मतलब दूसरे आलू को उठाने के लिए 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर वापस आएगा, तो कुल कितना चलेगा? 16 मीटर। थर्ड आलू की अगर हम बात करें तो देखो थर्ड आलू क्या होगा। इसका मतलब थर्ड आलू के लिए है कि 11 मीटर जाएगा, 11 मीटर वापस आएगा। इसका मतलब कुल कितने मीटर चलेगा? 22 मीटर। तो देखो इसी तरीके से चलता चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 15 आलू उठाने के लिए। तो देखो हमारी एक श्रेणी बन जाएगी। पहले आलू को उठाने के लिए कितने मीटर चला? 10 मीटर प्लस, फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए 16 मीटर चला, फिर कितना मीटर चला? 22 मीटर चला। और इस तरीके चलता चला जाएगा। इसमें कुल कितने पद होंगे? 15 पदों तक चलेगा, क्योंकि आलू कितने हैं? 15। अब अगर इसका योग ज्ञात करना हो तो देखो ए का वैल्यू कितना है? 10। डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? 6। और एन का वैल्यू कितना है? 15। तो देखो एस एन बराबर हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो n का वैल्यू क्या है? 15। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 15/2। अब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए का वैल्यू 10, फिर यहाँ हो जाएगा 15 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू 6। आगे अगर हम हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? S15 यहाँ आएगा 15/2। अब एलसीएम ले लो, ऊपर से 2 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। अब ये हो जाएगा 15 में से 1 गए 14, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 की जगह क्या बचेगा? 3। ये 2 से ये 2 क्या होगा? कट जाएगा। 15 इंटू 10 प्लस 14 तिया 42। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 42 और 10 कितना हो जाएगा? 52। 15 गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 3 78। इसका मतलब वो व्यक्ति पूरे 15 आलू को उठाने के लिए कुल कितनी दूरी तय करेगा? कुल दूरी तय करेगा 780 मीटर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का रखा, समांतर श्रेणी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? तो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस श्रेणी के प्रथम पद की बात करूं तो ये 121 होगा। डी की बात करूं तो 117 माइनस का 121 होगा। इसका मतलब माइनस का क्या आएगा? 4।
अब ध्यान से देखो क्या रखा है, इसका कौन सा पद, तो मान लेते हैं माना एनवा पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होने का मतलब है टी एन का वैल्यू किससे छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो अब देखो अगर यहाँ पर टी एन 0 से छोटा है तो देखो टी एन का मतलब होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज लेस देन 0। ए का वैल्यू कितना है 121, एन का वैल्यू मुझे नहीं पता, डी का वैल्यू -4। अब देखो क्या हो जाएगा 121 -4, एन माइनस वन इज लेस देन 0। ये हो जाएगा 121 -4n माइनस का +4 इज लेस देन 0। आगे अगर हम हल करें तो देखो 121 4 कितना हो जाएगा 125 माइनस का 4n इज लेस देन 0। अब देखो क्या हो जाएगा माइनस का 4n, ये 125 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। जब दोनों तरफ माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका साइन रियल में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा n का वैल्यू जब निकालूंगा तो 125 बटेगा क्या आएगा 4, 4 से काटो तो n इज ग्रेटर देन, 4 से काटोगे तो 4 3 12, 4 1 कम 4, 1 बचा दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे। तो क्या बोला है कह रखा है जो हमारा इस श्रेणी का कौन सा पद होगा जो पहला पद ऋणात्मक होगा, तो कह रखा है n का मान 31.25 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ 31वां पद के आगे वाला जो पद होगा वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी का 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा 17 नंबर। तो देखिए यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग, इसका मतलब क्या दे रखा है n पदों का योग का मतलब Sn दे रखा है, क्या दे रखा है 2n² प्लस 7n। तो श्रेणी के 5 पदों को ज्ञात करो ये बोला है। तो देखो जाहिर सी बात है n पदों का योगफल 2n² प्लस का क्या दे रखा है 7n दे रखा है। तो इससे पहले अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। Sn हमको दे रखा है कि Sn बराबर दिया है 2n² प्लस 7n दे रखा है। तो ध्यान से देखो अगर यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखें, n बराबर 1 रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा 2 इंटू एक का स्क्वायर 1 होगा, 7 1 जा 7 होगा, 2 1 जा 2 होगा, प्लस का 7 होगा। S1 बराबर 7 7
S1 बराबर 9 आ गया। जो पहला पद होगा S1 का मतलब होता है S1 बराबर क्या है 9 है। S1 बराबर 9 हो गया, इसका मतलब एक पदों का योगफल क्या है 9 दे रखा है। तो एक पदों का योगफल, इसका मतलब एक पदों का योगफल, तो एक पदों का योगफल इसका मतलब S1 T1। और प्रथम पद भी क्या दे रखा है 9 दे रखा है। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या दे रखा है 9 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, अगर n बराबर, अगर मैं क्या रखूँगा 2 रखूँगा, n बराबर 2 रखने पर, अब देखो n बराबर 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। 4 2 जा 8 प्लस का क्या हो जाएगा 14। 14 और 8 ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 1 1 8 4 12 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब S2 हमारा आ गया। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया S2 का मतलब होता है दो पदों का योगफल। तो देखो क्या हो जाएगा S2, तो S2 कितना है, S2 आया है अभी 22। S2 22 है, T1 का वैल्यू क्या है 9 और यहाँ पर क्या लिखा है T2। अब देखो 22 9 इधर आएगा, इधर आ जाएगा T2। तो 22 से 9 घटेगा तो देखो 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 22 से 9 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 कौन सा पद आया, दूसरा पद आ गया। अब देखो हमसे श्रेणी के प्रथम 5 पद, तो अगर यहीं से मैं सारवांतर निकालने की कोशिश करूं तो T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, T2 का वैल्यू आया है 13 और T1 का वैल्यू 9, तो हमारा जो सारवांतर क्या आ जाएगा, D का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो श्रेणी के 5 पद आ जाएंगे। अब देखो श्रेणी के 5 पद, तो श्रेणी के 5 पद कौन कौन से होंगे, पहला पद T1 जिसको A बोलते हैं, उसका वैल्यू तो पहले पता चल चुका है 9। दूसरा पद हमको पहले ही पता चल चुका क्या आया है 13। T3 कैसे निकालेंगे, T3 का मतलब होगा A प्लस 2D, इसका मतलब 9 प्लस 2 गुणे 4, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17। T4 की बात करें तो A प्लस कितने D हो जाएगा 3D, तो A का वैल्यू 9, 3 गुणे D का वैल्यू 4, 4 3 12, 12 नो कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके T5 A प्लस कितने D 4D, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D का वैल्यू 4 और A का वैल्यू यहाँ रख दो, A का वैल्यू 9, 4 चौक 16, 9 कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब, तो अगर मैं देखूँ श्रेणी के 5 पद, तो पहला पद 9 आ गया, दूसरा पद हमारा 13 आ गया, तीसरा पद हमारा 17 आ गया, चौथा पद 21 आ गया
और पांचवा पद हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। ये हमारे क्या है, यही सभी हमारे आंसर है। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कह रखा कि समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योगफल, तीसरे और सातवें पदों का योगफल। तो क्या क्या दिया उसको लिखते चलते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, तीसरे S3, तो तीसरा पद क्या है, T3 प्लस T7 बराबर क्या हो जाएगा, 6। T3 का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D, T7 का मतलब हो जाएगा A प्लस 6D बराबर क्या हो जाएगा, 6। A और A मिलकर 2A हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8D हो जाएगा बराबर का 6। 2 कॉमन ले लो तो A प्लस 4D बराबर कितना हो जाएगा, 6। 2 3 जा 6, तो A प्लस 4D बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे समीकरण 1। अब देखो अगला क्या है, कह रखा उनका गुणनफल। ये क्या था, यहाँ पर ये था प्रथम शर्त। तो देखो दूसरा शर्त क्या है, कह रखा है तीसरा पद और सातवें पद का गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है। T3 का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D और T7 का मतलब हो जाएगा A प्लस 6D बराबर का 8। ए का गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ये 2AD हो जाएगा प्लस 6D का गुणा करूँगा तो 6AD हो जाएगा और 6 दुनिया 12D स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 8। अब देखो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 6 2 8D प्लस, और ये क्या हो जाएगा 12D का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लो, समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 को दोनों पक्षों में वर्ग करने पर A प्लस 4D का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8AD प्लस 4 चौक 16D स्क्वायर बराबर 9। समीकरण क्या हो जाएगा, इसको 3 मान लो। अब मुझे किसको हल करना है, अब देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 क्या है, A स्क्वायर प्लस 8D प्लस कितना हो जाएगा, 12D स्क्वायर बराबर का 8। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 8D
प्लस का 16 डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, तो यहाँ बचा माइनस का 4d स्क्वायर बराबर माइनस का क्या आएगा 1। इसका मतलब माइनस से माइनस काट देंगे, डी स्क्वायर बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा 4। जब डी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 बटा 4। जब यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का कितना आएगा 1 बटा 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको d का वैल्यू हमारा प्लस माइनस का क्या आया हाफ। अब इस d का वैल्यू मैं उठा के समीकरण 1 में रखूँगा तो मेरा कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखो d का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, तो d का वैल्यू आया है प्लस माइनस का 1 बटा 2। अब लिखेंगे जब d का मान 1 बटा 2 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, a प्लस तो देखो हमारा जो समीकरण था तो समीकरण हमारा एक था a प्लस 4d बराबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं, a प्लस 4d बराबर 3 था। हिल्ली कहाँ से लग गया, अरे यहाँ से क्लिक हो गया, पीछे लाना, हटाओ उसको। तो देखिए हमारा समीकरण 1 था a प्लस 4d बराबर क्या था 3 था। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, a प्लस 4d बराबर क्या था 3 था, सही है। तो देखो अब d का वैल्यू रखते हैं, क्या है d का वैल्यू, d का वैल्यू है a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 1/2 बराबर 3। 3 टू जा 4, तो a प्लस 2 बराबर क्या आएगा 3। तो 3 माइनस 2, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू 1 आएगा। इसी तरीके अब निकाल दो, हमको कितने पदों का योगफल बोला है, 16 पदों का योगफल। देख लेते हैं,
तो हमसे 16 पदों का योगफल बोल रहा है। 16 पदों का योगफल बताओ। तो देखो इसी तरीके दूसरा वाला है, अतः अब निकाल दो। दूसरा कंडीशन होगा जब डी का वैल्यू माइनस का हाफ हो तो देखो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से तो a+4 इंटू डी का वैल्यू माइनस का हाफ बराबर 3। तो a प्लस माइनस का 2 हो जाएगा 3, उधर 2 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू 5 आएगा। अब देखो अगर a का वैल्यू 5 आएगा तो अब देखो 16 पदों का योगफल लिखेंगे। जब a का वैल्यू 1 हो तो d का वैल्यू क्या लिया गया है, 1/2। अब 16 पदों का योग निकालो। तो 16/2 प्लस 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 2 से काटेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, ये 15 हो जाएगा। ये 1/2, 2 एकम 2, 15 बटे कितना हो जाएगा 2। तो देखो क्या हो जाएगा 8। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 दूनिया 4 प्लस 15, इसको लिखो तो 2 चौको 8। तो 4 गुणे 15 4 19, 19 चौक। तो एक बार 16 पदों के ऊपर कितना 76। दूसरा कंडीशन है जब a का वैल्यू 5 हो और d का वैल्यू माइनस का हाफ हो, तब 16 पदों का योगफल निकालते हैं। क्या हो जाएगा 16/2, 2 इंटू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस का हाफ। 2/16, यहाँ 8 आएगा। 2 गुणे 5 प्लस 15 गुणे माइनस का हाफ। इसका मतलब ये 8, ये हो जाएगा 5 दूनिया 10 माइनस का 15/2। तो ये 8 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 10 दूना 20 माइनस का 15, 2 चौको 8। इसका मतलब 4 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या आया, हमारा आंसर आया, एक आया 76 और एक क्या आया, एक आया 20। सूटे कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा आंसर आ गया कि 16 पदों का योग बल 76 भी हो सकता है, 16 पदों का योग 20 बल जा सकता है, क्योंकि हमें ए और डी का वैल्यू 2 मिले थे। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए आकृति में डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी इतना है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो देखो क्या हो जाएगा। ऊपरी व निचली
2 दूनी 4, एक 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, सबसे ऊपरी डंडा आपको सामने फिगर में दिख रहा होगा, जो सबसे ऊपर सीढ़ी का डंडा लगा हुआ है वो कितने मीटर का है, 25 सेंटीमीटर का। और सबसे निचले डंडे का, तो सबसे निचले डंडे की लंबाई डंडे कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। अब देखो सभी डंडों के बीच की दूरी कितना है, ये देखो 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है। तो मैं लिखूँगा 2 क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो देखो कुल तो लिखेंगे यहाँ पर सीढ़ी में प्रयुक्त कुल डंडों की लंबाई क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे, कुल लंबाई 5/2 मीटर है और बटे में क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर है। तो 5/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, बटे का 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 25 चौको 100, 2 से काटेंगे 2 दूनिया 4। इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखो, जब वहाँ से निकालेंगे तो कुल कितने आएंगे, इसका मतलब सीढ़ी में प्रयुक्त कुल डंडों की संख्या कितनी है, 10 है। सवाल अगर पढ़ें तो क्या दिया है, कर रखा है डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो देखो अगर आगे चलते हैं तो अब देखिए क्या रखा है, देखिए आकृति में डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। इसका मतलब शुरुआत में 45 था, बाद में घटते हुए कहाँ चला गया, 25। तो देखो आगे चलते हैं, इसका मतलब सीढ़ी के डंडों की लंबाई शुरुआत में 45 सेंटीमीटर था और इस तरीके घटते हुए जो सबसे लास्ट डंडा लिखा है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो 25 सेंटीमीटर का है। 2 सीढ़ियों के बीच का गैप दे रखा है, इसका मतलब प्रथम पद 45 सेंटीमीटर। डी की बात करें तो 45 से इधर आएगा, घटेगा, तो घटता जा रहा है, इसका मतलब कितना घट रहा है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब देखो क्या हो जाएगा, कुल कितने पद हैं, तो n का वैल्यू 10 है। तो देखो सीढ़ी में प्रयुक्त कुल डंडों की लंबाई क्या हो जाएगी, n/2 a + Tn। कुल 10 है बटे का 2, और ध्यान से देखो a का वैल्यू 45 सेंटीमीटर है और लास्ट वाला भी हमको पता है 25 सेंटीमीटर है। 2 पंचे 10 गुणे 45 और 25 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 4 2 6 1 7, 5 सते 35। इसका मतलब कुल डंडों की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 350 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं,
20वां क्वेश्चन है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले, तो क्या बोला है, कह रखा है इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से मकान अंकित है। और कहाँ तक है, ऐसे ही 49 मकान बने हुए हैं। तो देखिए, अगर मकान लिखूं तो पहला मकान, इसी तरीके दूसरा मकान, इसी तरीके से तीसरा मकान, डैश डैश डैश, आगे इस तरीके बढ़ते चले जाएंगे। और कह रखा है सबसे लास्ट में मकान की संख्या कितनी है, सबसे लास्ट में मकान की संख्या 49 है। अब क्या बोला करे, दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले, तो मान लेते हैं कि बीच में कहीं पर एक ऐसा मकान है जिसको किससे अंकित किया गया, जिसको x से अंकित किया गया। तो ये बताओ इससे पहले की अगर बात करें तो देखो, इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले जो मकान होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, x से एक कम वाला होगा। लेकिन जो अगला होगा वो क्या होगा, अगला मकान होगा x+1 वाला। क्यों होगा, क्योंकि अगर इस मकान की संख्या x ली गई है तो इससे पहले वाला एक कम संख्या वाला, जैसे अगर ये 10वां मकान होता तो इससे पहले वाला 9वां होता, ये 10वां होता तो इसके बाद वाला ये 11वां मकान होता। तो अब देखो बोला है कि प्रश्नानुसार, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की, तो क्या है, x से अंकित x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग किसके बराबर है, उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर। इसका मतलब x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, फिर क्या बोला है, उसके बाद x से अंकित, x से अंकित उसके बाद उस x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x से अंकित
मकान से x से अंकित मकान से लेकर 49 तक मकान की संख्याओं का योग, ये पूछा है, ये हमको दे रखा है। तो x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग का मतलब हुआ कि ध्यान से देखो, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, अब देखिए क्या करना है। 1,2 x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, और यहाँ लिख रखा है x से अंकित मकान के बाद मकानों की संख्याओं का योग। अब देखो, x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, इसका मतलब 1 से लेकर x-1 तक का योग बता रहा है ये। और यहाँ बता रहा है x+1 से लेकर 49 तक का योगफल। अब बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। पहले लिखेंगे 1 से लेकर x+1 तक का योग क्या कहलाएगा? x+1 कहलाएगा। तो देखो, x+1 कैसे निकालेंगे? यहाँ भी x+1/2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2a प्लस n के जगह x+1 - 1 इंटू का d। तो देखो x+1, तो x+1 बटेगा क्या हो जाएगा? 2। अब देखो क्या हो जाएगा? 2 इंटू a का वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा x, d का वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? x+1 बटेगा 2 इंटू 2 प्लस क्या बचेगा? x। तो क्या हो जाएगा? x+1 2 प्लस x पूरे के बटे में 2, ये x+1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे में क्या लिखना है? x+1 से लेकर 49 तक का योग। इसको कैसे लिखेंगे? देखो, अगर पीछे बढ़े, अगर समझ में आएगा तो कैसे होगा। x+1 से 49 तक का मतलब है तुम पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का क्या निकाल लो? योगफल। उसमें से 1 से लेकर कहाँ तक का योगफल घटा दो?
यक्स तक का योगफल क्या कर दो, घटा दो, तो इतना ही तो बचेगा। तो देखो आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा S49 से कहाँ तक घटा दो, x तक घटा दो। तो देखो S49 माइनस एस एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा S49 तो देखो क्या हो जाएगा, S49 का मतलब हुआ 49 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस 49 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का एक्स बाई 2, 2 इंटू 1, एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1। ए और डी का वैल्यू जहाँ है 1 रखना है। 49 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स बाई 2, ये 2 प्लस एक्स माइनस क्या बचेगा 1। तो 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, माइनस एक्स बाई 2, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, 25 नहीं हम कितना हो जाएगा 225, 25 चौको 100 और 22 जोड़ेंगे तो 122 माइनस का एक्स बाई 2 ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब देखो इन दोनों को इक्वल करना है। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब x प्लस 1 S49 माइनस एस एक्स बराबर करना है। तो यहाँ x प्लस 2, एक्स प्लस 1 बटेगा 2 आया है। यहाँ 122 और 5 माइनस का और क्या आया है 1225 माइनस एक्स बाई 2, एक्स प्लस 1 आया है, एक्स बाई 2 एक्स प्लस 1 है, इसको इधर लेके आओ तो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 पूरे के बटे में 2 माइनस का एक्स बाई 2, एक्स प्लस 1 बराबर 1225 आएगा। दोनों से देखो कॉमन क्या, एक्स प्लस 1 बाई 2, यहाँ x प्लस 2 बचा और यहाँ क्या बचा x, 1225 माइनस एक्स प्लस एक्स का कट गया तो x प्लस 1 बटे का 2 इंटू वो क्या बचा 2 और ये क्या हो गया ये गलत हो गया, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ साइन ये प्लस का हो जाएगा तो ये कटेगा नहीं। तो देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1225, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 1225, तो x प्लस 1 बराबर 1225 का फैक्टर करेंगे तो 225 आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पचा 25, क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर 5 चौक 20, 5 9 45,
इसका मतलब 5 गुणे 7 गुणे क्या आएगा 7, 5 का पेयर 7 का पेयर, तो x+1 बराबर 5 गुणे 7, इसका मतलब x+1 बराबर क्या हो जाएगा 35। एक उधर घटाएंगे तो 35 माइनस 1, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 34। इसका मतलब वो कौन सा मकान था जो x से अंकित किया गया था, वो 34वां मकान था। अगले पर चलते हैं। देखिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि रखा एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई और 1/2 मीटर की का चौड़ाई फैला हुआ है। देखिए आकृति में इस चबूतरा होगा। चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। तो ध्यान से देखो कर रखा है टोटल एक फुटबॉल मैदान एक छोटा जिसमें 15 सीढ़ियाँ, तो 15 सीढ़ियाँ ध्यान से देखना। तो देखो लिखेंगे पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। जानते हो ये जो सीढ़ी हमारी बनी हुई, यहाँ तुम फिगर में देख रहे होगे, जो सीढ़ी बन रही है हमारा किस प्रकार का है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सीढ़ी की लंबाई तो 50 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 1/2 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 1/4 मीटर है। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा 25/मीटर क्यूब। इसी तरीके एक है बस, दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो लंबाई तो वही रहेगी 50 मीटर, चौड़ाई सीढ़ी की तो बदलने वाली नहीं है, तो चौड़ाई सीढ़ी कितनी हो जाएगी 1/2। और दूसरे सीढ़ी के देखो ये पहली सीढ़ी का 1/4, तो दूसरी सीढ़ी का फिर 1/4 मतलब 2/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 50/4 आएगा। इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा 25/2 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले का आयतन है 25/4, दूसरे का आया तो देखो आयतन हम लोगों ने निकाला तो पहले का आया 25/4 मीटर क्यूब, फिर दूसरे का आया 25/2 मीटर क्यूब। इस तरीके बढ़ता चला जाएगा। और कितने सीढ़ी हैं देख लेते हैं, कितने सीढ़ी हैं, टोटल 15 सीढ़ी दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और 15 सीढ़ी है, इसका मतलब कुल 15 पद हैं। एक सेकंड रुक जाओ। अब देखो क्या हो जाएगा, कुल कंक्रीट का आयतन क्या हो जाएगा n/2। 15 सीढ़ी थे तो 15/2। ए का वैल्यू है 25/2 A, 25/4 प्लस 15 - 1 इंटू डी। तो देखो अगर मैं यहाँ डी का वैल्यू निकालूंगा तो 25/2 से 25/4 करोगे तो 4 यहाँ आएगा, 2 - 1, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 25/4। तो यहाँ लिख दो 25/4।
तो 15/2, दोनों में से कॉमन है 25/4। यहाँ बचा 2 + 14, तो 15/2 गुणे 25/4 गुणे 14, 2 कितना हो जाएगा 16। 4 दुनिया 8 दुनिया कितना हो जाएगा 16। तो 15 गुणे 25 गुणे 2, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 25 दुनिया 50, 15 × 5 = 75, 750 मीटर क्यूब कुल कंक्रीट का आयतन आएगा हमारा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमारा पूरा समांतर श्रेणी का 5वां चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करना ना भेजें। अगर कोई किसी प्रकार का कोई सजेशन हो, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करना हो, कोई टफ चैप्टर हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।